अन्नदाता को अपनी आवाज उठाते हुए, सरकार को सुनाते हुए इस रोड पर बैठे हुए 41 दिन हो गए हैं। 41वां दिन आज है। अपील कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि ये कानून, जो काले कानून हैं, उनको वापस लेने का काम सरकार करे, ताकि ये किसान भी अपने घर परिवार को संभालें, खेत खलिहान को संभालें, पशुओं को देखें, जा कर के बीवी बच्चों में बैठ कर के वो इस सर्दी में यहाँ ठिठुरने की बजाय घर वालों के साथ बैठें और सरकार भी राहत की सांस ले कि कहीं ना कहीं दिक्कतें सरकार के लिए भी किसानों ने खड़ी कर रखी है। तमाम जो ये बिंदु हैं, इन पर चर्चा करने के लिए हरियाणा के बड़े किसान नेता सुरेश कोथ हमारे साथ हैं। लगातार ये बेबाकी से पक्ष रखते रहे हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा इनकी बातों को और इनके मुद्दों को पसंद भी किया है। कोथ साहब, क्या लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई हो गई है, 40 दिन का वक्त कम नहीं होता, उम्मीद है कुछ? देखिए, हम किसान हैं और मी से पहले हवा आया करा, मैं बढ़ते पहचान जा रहा, मी आने वाला है नहीं, अभी तक सरकार की नीयत नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकार की नीयत ही किसान के खिलाफ है, बिल लाने की नीयत ही किसान के खिलाफ है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। कृषि का विषय सेंटर का होता ही नहीं। कानून बनाने की 3 सूचियां संविधान में दी गई है, समवर्ती सूची, स्टेट की सूची, केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची का विषय नहीं है कृषि। कोई अकस्मात 20-30% अगर कोई बना दे, 21% में कोई कानून की जरूरत पड़ जाए तो बना दे, वरना 60% कानून बनाने का अधिकार स्टेट का होता है कृषि का। इन्होंने क्या किया, ट्रेड के अंदर ले जाकर के इन कानूनों को बनाया। इनकी पहले नियत ही गलत है। मतलब संविधान से भी एक तरीके से छेड़छाड़ इसको हम लोग माने। अगर इन कृषि के नज़र से देखा जाए तो ये बिल गैर असंवैधानिक है। अगर ट्रेड की नज़र से देखा जाए तो ये कानून संवैधानिक है, क्योंकि ट्रेड के ऊपर कानून बनाना केंद्र की शक्ति है, संसद बनाती है, केंद्रीय सूची का विषय। इसलिए इन कानूनों को इस तरीके से इन्होंने बनाया कि हम इनको गैर संवैधानिक भी नहीं कह सकते, और हैं गैर संवैधानिक क्योंकि कृषि के ऊपर लागू हो रहे हैं। इनकी उसी दिन से हमने नियत के ऊपर पूरा शक हो गया था, किसानों को मारने के लिए बिल ला रखे हैं। इसलिए हमने पहले दिन से इनका कहा था कि आप इनकी एक एक लाइन, एक एक अक्षर किसान के खिलाफ है, इनको आप वापिस लीजिए। अगर ये बार बार कहते हैं हम तो किसानों के भले के लिए ले आए, किसान इनको मांगता ही नहीं। अगर मान लीजिए ये कृषि मंत्री बार बार कहता है कुछ किसान है इस बिल से संतुष्ट हैं, इस किसानों का भी जिक्र वो करते हैं कि बार बार आकर के, उनका तो ये भी मानना है कि हमारे पास ही आकर के गुहार लगाते हैं कि इन किसानों को समझाइए, ये तो भले के हैं, किसान ही कर रहे हैं। मैं 32 साल से किसानों में काम कर रहा हूं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने 1988 में एक किसानों का आंदोलन लड़ा था दिल्ली के अंदर। उसमें उस समय मैं हमारे गांव के बुजुर्गों के साथ आया था। वो 32 साल हो चुके हैं। हमें पता है 2000 से ज़्यादा संगठन काम करते हैं इस हिंदुस्तान में। 500-700 तो मात्र एनजीओ हैं, सिंगल आदमी है। प्रधान तो हैं, राष्ट्रीय प्रधान हैं, कोई अपने आप को स्टेट का प्रधान करता, मगर अगर उनसे पूछा जाए आपका उप प्रधान कोई, उप प्रधान कोई नहीं, यानी सिंगल आदमी संगठन नहीं है। इस किस्म के लोगों को बुला करके जो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं मान लो आप कहते हैं भाई किसानों का बहुत ज़्यादा हित का, ये बहुत बड़ा फायदा कर देगा। हमने बार बार कहा आप इनको वापस लीजिए। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, इनको वापस लेके किसानों की एक कमेटी बनाइए, उनसे राय मशवरा करने के बाद आप कानून ला सकते हैं। उसका हम भी समर्थन करते हैं, मगर ये तो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। ये कानून कृषि के ऊपर जो लागू किए जा रहे हैं, कृषि के एक्ट के तहत इनको बना ही नहीं रखा, ट्रेड एक्ट के तहत बना रखा है। इनकी मंशा ही किसान को मारने की है, इसलिए हम कैसे माने। दूसरा विषय MSP का है। हमारे 2 ही कोर इशू हैं, 2 ये लेके आए, वो तो पूंछ है। दूसरा विषय MSP का है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। 30 लाख करोड़ की GDP में हिस्सा है किसान का। 20 लाख करोड़ यानी 66% किसान की वो उपज है जिनका सरकार की MSP से, सरकार के उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे हमारे मसाले का किसान है, सब्जी का किसान है, दूध का उत्पादन करने वाला है, हमारा शहद उत्पादन करने वाला है, लकड़ी उत्पादन करने वाला है, फल फ्रूट उत्पादन करने वाला है, मेवा उत्पादन करने वाला है, आपका मीट का उत्पादन करने वाला है, पोल्ट्री के है जैसे पिगड़ी फार्म है, ऊन का उत्पादन करने वाला 66% किसान तो हमारा इसमें आता ही नहीं। मात्र 23 फसलों का
एमएसपी तय होता है हिंदुस्तान में, उसमें से भी 6% किसानों का खरीदा जाता है, मात्र 6%। वो भी उत्तर भारत में ज़्यादा खरीदा जाता है, क्योंकि सर छोटू राम ने गुलामी के ज़माने में मंडियाँ विकसित करवा दी थी। यहाँ मंडियाँ विकसित होने की वजह से इनकी मजबूरी थी, इन्होंने जब अनाज की कमी थी उस समय खरीद शुरू करी, और हरित क्रांति का लाभ सबसे ज़्यादा इन्हीं किसानों को मिला। और देश के किसान ने क्या गुणा कर रखा? कोई बिहार का किसान, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का, केरला का, कर्नाटका का, क्या वो किसान नहीं है? मैं बल्कि बिहार के कुछ किसानों से मिला जो इस आंदोलन में आए थे, उनका तो ये कहना है कि हमें तो पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई स्कीमें होती हैं क्या। बिहार के अंदर 2006 में मंडियों को ही समाप्त कर दिया गया, उनका इतना खून निचोड़ा गया, उनको इतना मैं आपको बता दूं तो इतना चूसा गया कि आज उस किसान को एमएसपी का ही नहीं पता, एपीएमसी का पता नहीं। इतना बुरी तरह प्रताड़ित कर रखे वो लोग। जब हमने पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी मांगा, क्या गुनाह कर दिया? क्या हम अपने किसान के, पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी मांग रहे हैं? और एमएसपी होता क्या है? एमएसपी होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम। अरे हाँ, नहीं, कम से कम। ये तो राइट होगा हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। अरे क्यों मार रहे हैं आप लोग? पूरे देश के किसान को ट्रेड के तहत कानून बना के उद्योगपतियों के हाथ में हमारी गर्दन देने चाहते हैं आप। पूरे देश के किसान को 2-4 उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं आप। कितनी कंपनियां हैं? ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई बहुत पीछे से चली हुई है। ये लड़ाई मात्र मोदी के खिलाफ भी नहीं है, ये लड़ाई नीति निर्माताओं के खिलाफ है, जितने लंबे समय से चल रही, आज की बात नहीं है। मैं अगर थोड़ा सा विस्तार से आपको इजाजत हो तो बताऊं। WTO के अंदर 91 से 96 जो शासन आया, 1992 में एक साइन हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके तहत गैट समझौता एक करा था, जो देशों की इंटरनेशनल समझौता है, जो देशों के बीच में समझौता है। उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि किसान विकासशील देश अपनी सब्सिडी कम करें, जबकि सच्चाई ये है विकसित देश जैसे अमेरिका और जैसे यूरोप हमारे से हजारों गुना ज़्यादा किसान को सब्सिडी देते हैं। मैं आपको छोटी सी बताता हूँ एक बात। भारत के अंदर मात्र 15,000 रुपये सालाना सब्सिडी मिलती है किसान को, और अमेरिका के अंदर 42 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है किसान को। 42 लाख, कितना अंतर हो गया? प्रति किसान की बात कर रहा हूं मैं, जमीन आसमान का। वो लोग लागू नहीं कर रहे उसको, WTO के समझौते को, वो लोग लागू नहीं करते गैट को, मगर विकासशील देशों के ऊपर कहते हैं आप सब्सिडी रोक कम करिए, आप फसल के जो उपज है, जो फसल उपजाई जाती है उसको बाजार के हवाले रहने दीजिए, बाजार ही रेट तय करे, एमएसपी मत दीजिए। ये वहां से शुरू हुआ। एक तरीके से ऐसा मान लिया जाए कि ये खेती किसानी को तो बनाना चाहते हैं व्यापार, और किसान को मजदूर, और ये इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा साजिश का शिकार हिंदुस्तान का किसान भी बन रहा है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा और 2-1 मिनट लूंगा, थोड़ा सा और नीचे आ रहा था मैं। 2001 के अंदर फिर वाजपेयी जी की सरकार में एक समझौता हुआ जिसको FTA के नाम से जाना जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, खुला व्यापार इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें हमारे मसाले का किसान मार दिया, सारा नारियल का किसान मार दिया, रबड़ की टैपिंग नहीं कर पा रहा किसान। रबड़ के जंगल है केरला के अंदर, टैपिंग जो होती थी टैपिंग भी बंद करनी पड़े। पाम ऑयल की जो लागत हमारे यहाँ होती है, लागत से कम विदेशों से आ रहा है, पूरा किसान मार दिया गया। अब मोदी जी 3 कानून लेके आए। क्या है ये कानून? सीधी भाषा में बताऊं, सीधी भाषा में ये किसान के गले की फांसी है, डेथ वारंट है। और कहते हैं आप सॉफ्ट कॉर्नर बताइए, अरे जहर तो जहर होता है, जहर लेते ही मारे, 10 दिन में मारे या 20 दिन में मारे, कहते हैं आप कम आहिस्ता आहिस्ता मरने वाला जहर बताइए कौन सा, ये कौन सी बात है? अरे वापिस करिए ना बेशरम आदमी हो, ये नहीं होता। मैं आपको आप जो कह रहे थे ना, ये एक माहौल पैदा करते हैं। एक छोटी सी बड़ी कड़वी सच्चाई है, हिंदू आजाद भारत के अंदर चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे आपका मनमोहन सिंह हो,
चाहे चरण सिंह होए, चाहे आपका देवगौड़ा हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां खड़ी की जिनको पीएसयूज के नाम से जाना जाता है। पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो भी हमारे यहाँ जो ये उदारीकरण जिसको कहते हैं, सुधारीकरण जिसको कहते हैं, आप इसको रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, भाई पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म आएगा, विदेशी पूंजी आएगी, उसका सबसे ज़्यादा पक्षधर है मनमोहन सिंह रहा। और मनमोहन सिंह के राज में भी पिछले 10 साल में 12-13 पब्लिक सेक्टर की कंपनियां खड़ी की गई, मगर मोदी जी ने 6 साल में एक भी कंपनी खड़ी नहीं की, उल्टे देश को बेच दिया। पिछले दिनों कोरोना के नाम पर पूरे देश में भय फैला दिया गया, कोरोना के नाम पर पूरे देश को बंद कर दिया गया, बाहर नहीं निकलेगा कोई, बोलेगा नहीं कोई। और उनके पीछे क्या किया, रेलवे हमारी बेच दी, हवाई अड्डे हमारे बेच दिए, इंडियन ऑयल बेचने के लिए लाइन में लगा रखी है। 7,000 करोड़ का प्रॉफिट देती है इंडियन ऑयल। बीएसएनएल को जब इन्होंने बेचना था उसके लिए माहौल तैयार किया गया। मोदी जी जियो का खुद प्रमोट कर रहे हैं, मसूरी कर रहे हैं, और उस दिन क्या कह रहे हैं, मैं बीएसएनएल को किसी भी तरह बिकने नहीं दूंगा। बर्बाद कर दिया आपने, लाखों कर्मचारी धक्के खाते फिर रहे हैं। वही हालात आज हमारे एफसीआई के साथ कर रहे हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई एक ऐसी संस्था है जो किसान का अनाज खरीदती थी, और गरीब जो हमारा मजदूर है, लेबर क्लास जो है, जो पीडीएस के लिए जो अनाज दिया जाता है, उसकी सप्लाई भी एफसीआई करती थी। उसको प्राइवेट हाथों में देने के लिए ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचा गया, उसके स्पेशल बजट दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, बजट को बंद करके उसको पब्लिक आपका क्या आरबीआई से लोन दिलवाया, 3.5 लाख करोड़ की कर्जदान बना दिया वो कंपनी। और उसकी एवज में खड़ा कौन किया, अडानी के आल नाम के ग्रुप में गोडाउन बनाने लग रहा है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए गोडाउन बनवा करके हमारी एसबीआई मार दी। लाखों कर्मचारी हैं, और पूरे देश का मजदूर मारा जाएगा। जो अब सब्सिडी पे अनाज मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा आगे। पूरे देश का किसान मारा जाएगा जब एफसीआई खरीद नहीं करेगी, आपको ये खरीद नहीं करेगी, एमएसपी नहीं मिलेगा किसान को। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सबसे पहले अगर कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी बेचने के जब इन्होंने बेचनी होती है, उसके खिलाफ माहौल पैदा करके, उसको कर्जवान करके, उसको पैसे के लिए मोहताज बना करके और उसको बेच दिया जाता है। बहुत सी कंपनियां तो ऐसी है, मैं आपको बताऊंगा। एयर इंडिया है, खरीदार नहीं मिल रहा, इतना घाटा कर दिया, उसका खरीदार नहीं मिल रहा, बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। इन लोगों ने पूरे देश को बेच के खा गए। बाकी कंपनियां बताते हैं कि घाटा ज़्यादा था, इस वजह से हम बेचना चाहते हैं। इतना ही घाटा है और वो फायदे की चीज़ नहीं, कोई खरीदता क्यों है? वो मैं आपको बता रहे हो कि माहौल पैदा कर रहे हैं। घाटा कहाँ होगा? कोल इंडिया बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं। नौ रत्न बोलते थे ना इंडिया के अंदर, नौ रत्न, उसमें भेल एक कंपनी थी लोहे की, शेल एक कंपनी थी कोयले की, उसके अंदर रेलवे एक कंपनी थी, उसके अंदर आपका इंडियन ऑयल एक कंपनी थी, उसके अंदर बीएसएनएल एक कंपनी थी। सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जो लाभ में चल रही थी, उनको कृत्रिम घाटा बना करके, उनको कर्जवान बना करके और बेच दिया। जब वो कंपनी प्राइवेट हाथों में चली जाती है, फिर वो लाखों करोड़ रुपए कैसे कमाती है? एफसीआई को तोड़ रहे हैं ना आप, और एफसीआई को तो तोड़ने का एक रीजन बताते हैं कि लाखों करोड़ रुपए का अनाज खराब होता है, लाखों करोड़ रुपए का अनाज सड़ जाता है, लाखों करोड़ रुपए का अनाज भ्रष्टाचार की भेंट चलता है। भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोक रहे? भ्रष्टाचार रोकिए ना आप। एक ऐसी कंपनी जो किसान को भी उसका अनाज खरीद के फायदा पहुंचाए, जो पीडीएस के तहत मजदूर को भी अनाज पहुंचाए। एक ऐसी कंपनी जो पूरे देश को अन्न देती हो, उसको आप 3.5 लाख करोड़ का कर्जवान बना करके अडानी के हाथों में बेच दे। यानी पूरे देश का किसान और मजदूर को खून चूसने वाले हाथों में ये लोग देने के लिए जा रहे हैं। और कहते हैं हम बड़े कहते पब्लिक में हमारा बड़ा चेहरा है, सबका साथ सबका विकास। हिटलर बन बैठे हैं। 4 खूबियां मिलती हैं हिटलर के साथ, इनकी 4 खूबियां। हिटलर जब शासन में आने लगा, उसने कहा था मैं सबको साथ लेके चलूंगा, इसने कहा। हिटलर जब सत्ता में आ रहा था, उसने कहा, वो कहने लगा
मेरे को 4 साल दीजिए, मैं जर्मनी को बदल दूंगा। इन्होंने कहा मेरे को 5 साल दीजिए, मैं देश को बदल दूंगा। हिटलर ने कहा मैं जर्मनी को पूरी दुनिया में चमका दूंगा। इन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान को चमका दूंगा। हिटलर ने भी झूठ का सहारा लिया, इसने भी झूठ का सहारा लिया। चारों खूबियां मिलती हैं। हिटलर बन बैठा है देश के अंदर कहने के लिए डेमोक्रेसी है, देश के अंदर कहने के लिए प्रजातंत्र है। सच्चाई में डेमोक्रेसी की सीधी भाषा क्या है? वी फॉर पीपल, बाई फॉर पीपल। आप कुछ भी कह सकते हैं, सीधी सी, यानी हम लोग हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमारे ऊपर लागू, बाई फॉर पीपल, जनता के लिए बनाए। मगर ये तो बताइए, पूरे देश का किसान मजदूर आज दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। 4 दिन से हम बारिश में बैठे हैं, आपको देखा बारिश आने लग रही। हाँ, कहाँ है डेमोक्रेसी बताइए? ये प्रजातंत्र है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भगत सिंह जी से जैसे, सुखदेव जैसे, राजगुरु जैसे, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, इसलिए आज़ादी ली थी क्या? कि ऐसे ऐसे तानाशाहों के हाथ में ये डोर चली जाएगी, हमारे को उठा करके दला उसके यहाँ बेच देंगे पूंजीपति के हाथ, इसलिए आज़ादी नहीं दी थी। छोटू राम जी ने सच कहा था, दुश्मन पहचानिए, बोलना सीखिए। हमें पता ही अब चला, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आगे। पूंजीवादी ये थे, पूंजीवादी ये। जी, अब तक भी लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? लोग आज भी पागल क्यों हैं? कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे मूल मुद्दों से लोग भटकते क्यों हैं? जब इतनी चीज़ें हो गई, 6 साल से ऊपर का टाइम इनको हो गया राज करते हुए, कब आएगा वो बदलाव? अगर आज तक नहीं आया तो आम आदमी की समझ में ये तमाम चीज़ें आती क्यों नहीं हैं? हर चीज़ का अंत होता है। शुरू में दुखी लोगों ने बनाया था ये। इनसे पहले वाली सरकार भी बहुत अच्छी नहीं थी, हर रोज भ्रष्टाचार होता था, और भ्रष्टाचार करके लाखों करोड़ रुपए खा करके टीवी में बैठ के बचाव करते थे। आज इनका ही पर्दाफाश हो गया। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की जनता के साथ हमेशा परमात्मा का हाथ रहा है। एक जमाना आया था 1975 में, हिंदुस्तान के अंदर बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी। आपकी सारी मीडिया के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। इमरजेंसी थी, जो खिलाफ बोल रहा था उठा के जेल में डाल दिया जाता था। जनता खड़ी हुई। इंदिरा जी की तानाशाही कहाँ गई थी? आज वो तो घोषित ताना इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है। आपकी सारी फ्रंट लाइन मीडिया, बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, जो मीडिया फ्रंट लाइन मीडिया कहलाती है, वो मीडिया जाति और धर्म का प्रचार करके देश को तोड़ने पर लगी हुई है, देश को नुकसान पहुंचा रही है। उनका काम जनता को इकट्ठा रखना है, उनका काम देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैलाना है। ये नहीं कि फलाना धर्म का है, फलानी जाति का है। किसानों को नक्सलवादी बोल रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं। शर्म करो, इस देश का मालिक ही किसान मजदूर है। गुस्सा नहीं आता जब ये बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे होते हैं, इनको खालिस्तानी बोला जाए? गुस्सा नहीं आता है कि इस मीडिया के ऊपर गुस्सा नहीं आता है? नहीं आता। अगर कोई जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी विश्वसनीयता हो, अगर वो आदमी बोले तो गुस्सा आता है। हमें इस बात का पता है, इस राज के अंदर जो साथी बैठे हैं, वो धर्म और जाति पर बांट करके नकली राष्ट्रवाद फैला करके जातिवाद फैलाते हैं। नकली राष्ट्रवाद का नारा देकर जातिवाद फैलाते हैं। नकली राष्ट्रवाद का नारा दे करके धार्मिक भावनाएं भड़का करके वोट लेते हैं। ऐसे लोग तो कुर्सी पर बैठे हैं। और ये जो मीडिया की बात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के चैनल हैं, ये बिके हुए हैं। इनको काम ही ये दिया गया है कि आप, क्योंकि जिस समाज का नाश होना हो, उसका सबसे पहले प्रजातंत्र पर कब्जा किया जाता है। इनका हमने पता है, इसलिए नहीं आता कि तो बिके हुए लोग हैं। ये तो जिसका खाएंगे उसका खाएंगे ना। अब बताइए, जी टीवी वाला हमारे खिलाफ क्यों नहीं बोलेगा? तो राज्यसभा का सांसद है बीजेपी का। न्यूज 18 वाला हमारे खिलाफ क्यों नहीं बोलेगा? तो अंबानी का चैनल है। आज तक वाला हमारे खिलाफ क्यों नहीं बोलेगा? हजारों करोड़ रुपया, मैं आपको बताता हूं, 5000 करोड़ रुपया प्रति साल मोदी के लिए खर्च किया जाता है भारत सरकार द्वारा कि मोदी को एक ब्रांड बनाइए। वो तो पैसे खाते हैं। ये तो बिके हुए लोग हैं। हमारे दिल में दुख तब होता है जब जिसके ऊपर हम विश्वास करते हो और वो हमारे खिलाफ बोले। टुकड़े टुकड़े गैंग ये हैं, बांट के चलने वाले लोग ये हैं। अगर देश के अंदर आज के धर्म और आपके जाति के ऊपर बांट करके कोई वोट लेता है तो बीजेपी है। धर्म और आपका जाति के ऊपर बांट करके अगर कोई सबसे ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है, वो आरएसएस है। अगर इनका सबसे बड़ा कोई देश का
विरोध में काम कर रहा है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी वो बांट के चल रहा है देश को। आरएसएस को याद दिलाया। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि आप लोगों ने कॉल लिया है कि 26 तारीख को हम लोग कहीं ना कहीं दिल्ली में जो परेड है वहाँ पे जाने की अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे। आरएसएस ने कहा है कि उनके 10 लाख वॉलंटियर देश के हर गांव में जा कर के लोगों को समझाएंगे कि कानून तो फायदे के थे, ये तो लोग वैसे ही उद्दंडता फैलाने जा रहे हैं। हम किसान करके खाते हैं, हमारे कपड़ों से पसीनों की बू आती है, वो मांग के खाने वाले लोग हैं। मांग के खाने वाले लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम देने वाले हैं, वो लेने वाले। हम यूं हाथ करने वाले हैं, वो यूं हाथ करने वाले। कितने दिन तक टिकेंगे देखेंगे। आए वो भी मैदान में आए, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि इस देश के अंदर ऐसा कोई दीवार ना खींचे। पता तो है हमें कि ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं, मगर जनता उनकी ज़्यादा मान रही थी। किसान नाम का इस देश में वोट बैंक नहीं है, इसलिए हम मर रहे हैं। एससी का वोट बैंक है इस देश में, बीसी का वोट बैंक है इस देश में, अगड़ी जाति का वोट बैंक है, पिछड़ी जाति का वोट बैंक है, जाट का वोट बैंक है, ब्राह्मण का वोट बैंक है, सैनी का, गुज्जर का, हीर का, सबका वोट बैंक है। किसान वोट बैंक नहीं है इस देश में। ये हमारी दुर्भाग्य है। जिस दिन हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सारा किसान और मजदूर एक लाइन में खड़े हो जाएगा, ये लूट के खाने वाले लोग, ये जनता का खून चूसने वाले लोग खड़े भी नजर नहीं आएंगे कहीं। और आज वो समय हो गया है, लोग इनकी बातों को छोड़ करके हमारे साथ खड़ा होना शुरू कर दिया। इन्होंने कितना प्रचार किया हमारे खिलाफ, इन्होंने कितना प्रचार किया। क्या किसान हिला? देश के किसान को समझ में आई कि नहीं आई? पूरे देश का किसान आज हमारे साथ है कि नहीं है? पहले इन्होंने कहा कि पंजाब का किसान है, फिर उन्होंने कहा हरियाणा का और पंजाब का है, फिर इन्होंने कहा 2.5 स्टेटों का आदि यूपी आएगी। अब कहाँ गए वो लोग? अगर हम खालिस्तानी हैं, अगर हम आतंकवादी हैं, हमारे साथ बात क्यों कर रहे हैं? किसान तो मानना नहीं, इन्होंने मानना होगा किसान। तो जो शहीद हुए किसान, उनके लिए भी 2 मिनट का वक्त इन्होंने निकाला। यही तो बेशर्मी इन लोगों की। पहले हमारे को खालिस्तानी कहते हैं, फिर किसान मानते। बेशर्मी छोड़े मोदी जी। तानाशाहों का अंत क्या हुआ है इस दुनिया के अंदर? तानाशाहों का अंत क्या हुआ है वो पहचाने। तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और खासकर इंडिया में तो चलती ही नहीं मेरे भाई। यहाँ तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र। अगर दिशा भटक जाए, इसको घमंड क्या है कि तेरा कोई विकल्प नहीं है। इसको घमंड है कि कोई राजनीतिक शक्ति आपका विकल्प नहीं है। जनता तो विकल्प है ना। अगर जनता के मन में आ जाए तो किसी को विकल्प पैदा कर देते। इनका विकल्प कहाँ था? ये तो काले चोर के रूप में आया था। एक जमाना था कांग्रेस से इतना दिशा भटकी हुई थी कि हर रोज घोटाले कर रहे थे। लंबे वक्त का राज था, लोगों को लगा कि तंग है, विकल्प के रूप में किसी और को ये आया था कि वो इतने तंग हो गए थे पिछले शासन से लोग, उन्होंने सोचा भाई इनकी रैंद कटनी चाहिए, चाहे काला चोर आओ। ये तो काला चोर का रूप में आता, और काला चोर पाल लेंगे। काला चोर का रूप में आया था ये वास्तव में काला चोर हो गया। वो सब आगे किसान क्या करेगा? लगातार बातचीत जो आ रही है, वो टेबल पे बैठे उठ गए, आके फिर वही बातें होती कि सरकार सुन नहीं रही, बात नहीं कर रही। 8 तारीख फिर दोबारा डिसाइड की गई है। उम्मीद है कुछ होगा, या फिर पहले वाली चीज़ें रिपीट होंगी? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हमारे आंदोलन को लंबा खींच करके बांटने की इनकी कोशिश है, बदनाम करने की इनकी कोशिश है। ये सारी कोशिशें फैल होंगी और हम संघर्ष करते जाएंगे, संघर्ष करते जाएंगे। हमारा किसान भाईचारा, मजदूर भाईचारा हमारे पीछे खड़ा होता जाएगा, और एक दिन समय वो आएगा कि ये किसानों के सामने नाक रगड़ेगा, किसानों से माफ़ी भी मांगेगा, और सारी की सारी हमारी बात भी मानेगा। तो अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए था ना कि 40-41 दिन हो गए हैं, तमाम हथकंडे अपना लिए, प्रोपगेंडा छोड़ के देख लिए, बड़े नाम दे के देख लिए, टस से मस नहीं हुआ, बल्कि ताकत बढ़ गई। तो थोड़ा बहुत तो सरकार को समझना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे एक लंबी सच्चाई है। वो अगर समय हो तो 2 मिनट में बता दूँ। ना उड़ा कौन मीटिंग में कौन जानता, मैं जाऊँ जा रहे हो तो मैं बताऊँ। 2012 के अंदर ये बिल आए थे। उस समय रुक जाओ यार, 2012 के अंदर ये बिल आए थे।
बीजेपी ने इनका विरोध किया था। बीजेपी ने विरोध किया, उस समय राज्यसभा की का नेता होता था अरुण जेटली, लोकसभा की नेता होती थी सुषमा स्वराज। स्वाभाविक तौर पर बड़े नेता होते थे लाल कृष्ण आडवाणी। अगर सरकार बदल दी तो पीएम आडवाणी ने बनना था, मगर कांग्रेस सरकार बैकफुट पे चली गई इन बिलों की वजह से। सारे देश के किसान ने विरोध कर दिया, उन्होंने इन बिलों को उठा के स्टैंडिंग कमेटी में फेंक दिया। और उन्होंने देखा कि बीजेपी भी अगर सत्ता में आई तो पीएम तो आडवाणी ने बनना है, सुषमा स्वराज जेटली जैसे बड़े पावरफुल मंत्री बनेंगे, ये इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए आपका तो ये बिल लागू नहीं होना, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। 12,000 खरब का खुदरा व्यापार है इस देश का, छोटा व्यापार जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर कब्जा करने की लड़ाई है। इसमें एक दो कंपनी की बात नहीं है, इसमें कारगिल है, मोनसेंटो है, वॉलमार्ट है, आपका अडानी के गोडाउन है, अंबानी के और कुछ है, बहुत लंबा चौड़ा सांग है। इस सारे के ऊपर कब्जा करने के लिए उस मौके 2012 में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में होने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी को कहा गया कि अगर हम आपको प्रमोट करें तो आप में हमारे बिल लाने होंगे, हमारी माननी होगी, रिफॉर्म तेजी से करना होगा। इसने कहा ठीक। फिर बीजेपी को उद्योगपतियों ने एक वो भेजा, लेटर भेजा कि अगर आप नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं तो हम आपका सारा कैंपेन का खर्च उठाएंगे, प्रचार का खर्च उठाएंगे, हवाई जहाज और ये सारे आपके हम देंगे। पता है उस मौके बीजेपी ने मजबूरी बस उसको स्वीकार करना पड़ा। आडवाणी मन में सोच कर रह गया, ये बीजेपी का पीएम नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का पीएम नहीं है, ये उद्योगपति शर्तों के तहत बीजेपी के थ्रू लाया गया पीएम है, उद्योगपतियों का पीएम है। 2012 में सारे न्यूज़ चैनल खरीदे गए, सारे इनके वो न्यूज़ चैनल खरीद करके एक माहौल बनाया गया, माहौल बना करके पीएम बनवाया। ये उन्होंने पीएम बनवाया, इन्हीं बिलों के खतर बनवाया था। इसलिए अगर हम हार जाते हैं तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, किसान देश का खत्म हो जाएगा, हम तो मजबूरी बस लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी अगर हार जाता है, जिस शर्त के तहत ये पीएम आया था वो शर्त पूरी नहीं हो रही, नरेंद्र मोदी भी समाप्त हो जाएगा। ये है वो लड़ाई, वो ना मूछ का बाल बना रहे हैं, हमारी मजबूरी है, उनका घमंड है। ये है। हरियाणा में भी कुछ नेता हैं जो किसानों की विरासत का मालिक होने का दावा करते हैं। वीरेंद्र सिंह छोटूराम के नाती होने का दम भरते हैं। दुष्यंत चौटाला देवीलाल जी की, जो चौधरी देवीलाल की विरासत है उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। दुष्यंत तो सामने आ ही नहीं रहा, लेकिन वीरेंद्र सिंह एक बार दिखे थे, धरनों पे भी आए आपके, और उन्होंने धरना दिया भी, अब फिर गायब हैं। देखिए चौधरी देवीलाल और सर छोटूराम तो अपनी जगह थे। छोटूराम को, देवीलाल को हम देवता की तरह पूजते। दुष्यंत चौधरी देवीलाल का फोटो ला के हरियाणा किसानों का वोट लेके, क्योंकि दुष्यंत के जितने वोट पड़ रहे, एक भी वोट ऐसा नहीं है जो किसान का ना हो। और आज जब किसान पूरा मोदी सरकार, बीजेपी सरकार किसानों को मारना चाहती है, उनका खून चूस रही है, सड़क पे बैठे हम संघर्ष के लिए, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे। वो बहुत बड़ा गद्दार है किसानों का। समय आने पर किसान उसका भी बात बताएंगे। सरपंच नहीं बन पाएगा, एमएलए एमपी तो बहुत दूर की बात, गांव का सरपंच नहीं बन पाएगा। चौटाला गांव के लोग बैठे टिकरी बॉर्डर पर, जाके उनसे पता करिए क्या वो सरपंच बन जाएगा चौटाला में। रही वीरेंद्र सिंह की बात, चौधरी वीरेंद्र सिंह छोटूराम का नाती हो सकता है, इसी तरह वो उसका पड़पोता हो सकता है, ये इनकी कोठियों के मालिक भी हो सकते हैं, ये इनकी ज़मीन के मालिक भी हो सकते हैं, मगर इनके विचार के वारिस नहीं है। सर छोटूराम का वारिस अगर सच्चे मायने वीरेंद्र सिंह होता तो परपज नहीं करता, ढोंग नहीं करता। सबसे पहले उसका लड़का हिसार से सांसद है बीजेपी का, सबसे पहले उसका इस्तीफा दिलवाता, इस्तीफा दिलवा करके फिर बीजेपी से बाहर होता और फिर किसानों में बैठता, हम स्वागत करते। मगर वो तो किसानों को बेचने के लिए आ रहा था। एक जमाना था जाट आरक्षण का आंदोलन चला हुआ था, और जब वो आंदोलन पीक पे था, यशपाल मलिक को ले जा करके, अमित शाह के जा करके पता नहीं क्या मामला करा, वो आंदोलन ही समाप्त कर दिया, पूरे आंदोलन को बेच के खा गया वीरेंद्र सिंह। इसलिए आ रहा था भाई बीच में, हमने आने नहीं दिया।
फिर कहता है दुष्यंत चौटाला बोला मैं बिचौलिया बनने के लिए तैयार है। अरे मैं हम तेरी शक्लें देख कर राजी नहीं, तेरे को वोट दे दिए नीतीश ने, वही पछता रहा है। आप पूरे हरियाणा के अंदर घूमिए, जेजेपी को वोट देने वाला देखिए कोई सर लालची बच्चा हो सकता है इसका, पूरे हरियाणा में जेजेपी